आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। आज की जो चर्चा है वो हम पॉलिटिकल नहीं करेंगे। आज कुरुक्षेत्र में जिंदगी बचाने की जंग पर चर्चा होगी। उत्तरकाशी में 15 दिन से देश के अलग अलग राज्यों के 41 मजदूर फंसे हुए हैं। पहले अमेरिका से एक ऑगर मशीन लाई गई। पहले ये लगा कि बहुत आसानी से सभी मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा, लेकिन सिचुएशन बदल गई। अब ऑगर मशीन जवाब दे गई। उसके ब्लेड टनल के भीतर फंस गए हैं। रेस्क्यू टीम ने प्लान बी पर काम करना शुरू कर दिया। अब टनल पर वर्टिकल ड्रिलिंग शुरू हो गई है, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर खुदाई, लेकिन इसमें भी कई व्यवधान आने की संभावनाएं हैं। पहले आपको कुछ लेटेस्ट अपडेट दे देते हैं कि अब तक क्या क्या हुआ है। तो आज 17 मीटर की वर्टिकल ड्रिलिंग हो चुकी है। दूसरी ओर ऑगर मशीन के जो फंसे हुए हिस्से हैं, जिन्हें सॉफ्ट एंड सिंस कहा जाता है, उन्हें भी प्लाज्मा गैस कटर के जरिए अब काट कर धीरे धीरे बाहर निकाला जा रहा है। इस पूरे ऑपरेशन की ड्रोन से निगरानी हो रही है, लेकिन प्लान बी का पूरा होना भी इतना आसान नहीं है। ऊपर से ड्रिलिंग और नीचे फंसे मजदूर, सबकी सांसें इस वक्त अटकी हुई हैं। पूरी देश की निगाहें हैं कि 41 जिंदगी आखिर बाहर कब आएंगी। कहीं अगर मलबा गिर जाता है ड्रिलिंग के दौरान तो फिर क्या होगा? अगर मौसम बदला, बारिश हुई, बर्फबारी हुई तो वर्टिकल ड्रिलिंग तो नहीं रुक जाएगी। इस प्लान बी की गारंटी क्या है? ऐसे सवाल मन में सभी के उठ रहे हैं, जिसका जवाब सिर्फ एक्सपर्ट ही दे सकते हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमानों का पैनल जुड़ रहा है, जिसमें एक्सपर्ट होंगे। उनके पास आपसे, आपके जहन में जो भी सवाल उठ रहे हैं, सबका जवाब होगा। तो चलिए चलते हैं साथ उत्तरकाशी में सीधे ग्राउंड रिपोर्ट जाने के लिए। सबसे पहले हम मनीष का रुख करते हैं, उसके बाद मैं अपने गेस्ट से आपका इंट्रोडक्शन भी कराऊंगी। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। उत्तरकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा है, वहां के अधिकारी क्या कह रहे हैं, पहले आप वो सुनिए, फिर हम मनीष से वहां का अपडेट लेंगे। मैनुअल माइनिंग वाला पार्ट होगा, वो आगे जाएंगे। वो उस पाइप से जाकर के दे विल जस्ट रिमूव लिटिल बिट ऑफ मक। दे विल सी कि इसके अंदर और लोहे का अगर कुछ है, जो हर्डल्स आ रही हैं, उस लोहे वाले को देन दे विल यूज डिफरेंट प्लाज्मा कटर से या लेजर कटर से या जिससे भी फिजिबल उनको लगेगा, उससे उसको काटेंगे, वो रास्ता क्लियर करेंगे पाइप का। एंड देन दे विल ट्राई टू पुश। अगर वो कहीं हर्डल फिर भी आती है कि पुश नहीं हो पाता, क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि जब वो मैनुअली आदमी देख लेंगे तो रास्ता क्लियर कर देंगे। वो जितना टाइम लेते हैं, हो सकता है कोई हर्डल आ गई, अदरवाइज स्पीड से भी काम हो सकता है। कोई हर्डल आ गई, उसको काटने में 2 घंटे भी लग सकते हैं, 3 घंटे भी लग सकते हैं, 15 मिनट भी लग सकते हैं। तो दैट डजंट, नोबडी कैन स्पेसिफाई कि कितना टाइम, कितने स्पीड, कितना मीटर पर आवर, इट कांट बी स्पेसिफाइड। तो उसके अकॉर्डिंगली वो क्लियर करेंगे उस पाइप का रास्ता। पाइप पुश होगा। हो सकता है कि कोई हर्डल ना आए तो पाइप फटाफट पुश होता रहेगा। हो सकता है हर्डल आ गई तो उस हर्डल को काटा जाएगा, फिर पाइप पुश किया जाएगा। इन केस अगर 800 mm का नहीं हो पाता है तो उसके लिए भी अल्टरनेट अरेंजमेंट कर लिए गए हैं कि 700 mm का पाइप, उसके अंदर जैक डाल करके, वो दे हैव द टेक्नोलॉजी। तो मेरे सहयोगी उत्तरकाशी से मनीष मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करो। उससे पहले अपने दर्शकों से इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। इस वक्त जो हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं, मेजर जनरल रिटायर्ड जेके बंसल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व मेंबर हैं एनडीएमए के। नवीन भटनागर पूर्व डीआईजी एनडीआरएफ के, और डॉक्टर सत्येंद्र मित्तल भू विशेषज्ञ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं मनीष का रुख कर लेती हूं, क्योंकि इस वक्त वहां पर क्या चल रहा है, मनीष उसे लगातार कवर कर रहे हैं। मनीष, ग्राउंड रिपोर्ट्स क्या है इस वक्त, अपडेट वहां पर क्या है, क्या चल रहा है? प्रिया, देखिए, इसमें 3 क्लियर अपडेट हैं और इसी की तर्ज पर अब पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन आधारित है और किया जा रहा है। सबसे पहले टनल के अंदर करीबन जो 200 मीटर के बाद मलबा था, जहां पर 45 मीटर की पाइप थी, उसी पाइप के अंदर से ऑगर निकालने का काम किया जा रहा है। 13 से 14 मीटर अभी भी ऑगर बाकी है। ऑगर कट नहीं रहा था, इसीलिए प्लाज्मा कटर और लेजर कटर की मदद ली गई। और उसके बाद यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट जो मैनुअल माइनिंग है, जिसे आप चूहा बोरिंग या फिर रैट माइनर के जरिए किया गया जाने वाला मैनुअल ड्रिलिंग कहते हैं, वो है। इसमें अंदर जाकर पहले जो बेसिक औजार हैं उनसे चट्टानों को हटाया जाएगा, उसका मलबा बाहर निकाला जाएगा और फिर उसके बाद लॉन्चर, यानी जो अमेरिकन ऑगर का लॉन्चर है, बेस है, उस प्लेटफॉर्म से पाइप को पुश किया जाएगा। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी बात हुई, क्योंकि जब वर्टिकल ड्रिलिंग शुरू की गई, यहां से ठीक ऊपर जहां पे आपको लाइट दिखाई दे रही है, दरअसल यहां से उसकी दूरी
88 मीटर के लगभग की है। यहीं पर जो वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए मशीन्स लगाई गई, पाइलिंग मशीन कहते हैं, उसके अलावा करीबन 18 मीटर का वहां पे जो एरिया है उस पे एक ड्रिल करने के लिए इक्विपमेंट्स प्लेस किए गए और फिर उसके बाद करीबन 15 से 17 मीटर तक अभी तक हो चुका है। अब जो ये माना जा रहा है कि अगले 100 घंटे यानी 4 दिन के लगभग ये मशीन अलग अलग टाइम पर चलेगी और फिर उसके बाद वर्टिकल ड्रिलिंग का भी ऑप्शन तलाशा जा रहा है, जो लेकिन भारतीय सेना की 201 मैड्रास सैपर्स हैं, उसके अलावा जो एक्सपर्ट्स हैं, माइनिंग एक्सपर्ट्स, रैट माइनर जिन्हें कहते हैं, वो अंदर मौजूद हैं जो कि ये काम करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ तीसरा एक और ऑप्शन माइक्रो टनलिंग का तलाशा जा रहा है, जो कि 2 दिन कम से कम उसमें लगेंगे ताकि वहां से भी पाइप इंसर्ट की जा सके। तो अभी की स्थिति में एक जो यहां से अमेरिकन ऑगर को हटाया जा रहा है, काटा जा रहा है ताकि मैनुअल टनलिंग हो सके। दूसरा, इसके ठीक ऊपर वर्टिकल टनलिंग के लिए तैयारी कर ली गई है और 17 मीटर पाइप जो एरिया है उसे खोद दिया गया है। उसके अलावा थर्ड लाइफलाइन के तौर पर जो करीबन 6 to 8 इंचेस की पाइप है वो डालने की तैयारी की जा रही है ताकि 2 पाइपलाइन जो इसके अंदर है उसके अलावा तीसरी एक और पाइपलाइन डाली जाए, वहां से फूड सप्लाई अगर कोई भी अनियमितता होती है या फिर अगर वर्टिकल ड्रिलिंग के दौरान यहां पर जो टनल का डेब्री है उससे चोक्ड होता है तो अंदर रहे लोगों के पास खाना स्टॉक हो और उसके अलावा सारी सुविधाएं हो। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट, सभी की तबीयत ठीक है, सब बिल्कुल सकुशल हैं, उनके पास लैंडलाइन फोन है, बिल्कुल, और ये बहुत जरूरी भी है मनीष की हौसला बना रहे, क्योंकि 41 जिंदगियों को बचाना है तो उनका हौसला भी बना रहना जरूरी है। एक जल्दी से छोटा सा अपडेट और दे दीजिए मौसम को लेकर, मौसम कैसा बना हुआ है, क्योंकि मौसम विभाग ने बारिश की संभावना भी जताई है। देखिए, मौसम बड़ी चेतावनी है और इसीलिए जो एक्सपर्ट्स हैं और साथ में डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की टीम है वो इसको मॉनिटर कर रही है। उसके अलावा जो कहा गया है अगले 48 घंटे यहाँ पर बारिश हो सकती है, स्नोफॉल हो सकता है, येलो अलर्ट है। इसी को देखते हुए टनल के अंदर सेंसर्स हैं और बाहर जहां पर वर्टिकल टनलिंग की जा रही है उस जगह पर भी जो डीएसटी की टीम है यानी डिपार्टमेंट ऑफ सोशल साइंस एंड टेक्नोलॉजी की टीम है वो मौके पर मौजूद है। तो सारे पैरामीटर्स चेक किए जा रहे हैं, सेंसर्स के द्वारा रिकॉर्डिंग पूरी रिकॉर्ड की जा रही है, ग्राउंड पेनिट्रेशन रडार का इस्तेमाल किया जा रहा है, टेक्नोलॉजी का पूरा सहारा लिया जा रहा है ताकि इसके अंदर वो ना फंसे और जो 15 दिन हो चुके हैं ये कहीं और ज्यादा दिन में ना तब्दील हो जाए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मनीष आपका तमाम अपडेट के लिए। चलिए एक्सपर्ट का रुख करते हैं। नवीन भटनागर जी, पिछले 15 दिनों से ये जंग चल रही है, जद्दोजहद चल रही है कि कैसे 41 जिंदगियों को बाहर निकाला जाए, क्या क्या दिक्कतें आती हैं इस तरह के रेस्क्यू ऑपरेशंस में और दिक्कतें हो क्यों रही हैं इतने दिनों से? देखिए, ये एक टिपिकल टाइप का रेस्क्यू ऑपरेशन हमारे जीवन में हमें देखने को मिला है। इससे पहले और भी बहुत से रेस्क्यू ऑपरेशन में हमने हिस्सा लिया है, देखा है, लेकिन ये एक अजीब किस्म का एक रेस्क्यू ऑपरेशन है जहां मल्टीपल चैलेंजेस आ गए। अब ये जो ऑगर मशीन जैसे, इसके ऊपर हमें विश्वास था कि ये काम ठीक करेगी और ये हमारे लेबर तक पहुंच जाएगी, लेकिन हुआ क्या कि अंदर जो सरियों का और रडार का जाल था उसके अंदर इसके जो कटर ब्लेड्स होते हैं जिन्हें डायमंड ब्लेड बोला जाता है, डायमंड कटर्स बोला जाता है, वो फंस गए। अब जब वो फंस गए तो मोटर ने लोड लिया, मोटर फूक गई और मोटर जो इसकी जो मशीनें जाम हो गई। अब क्या हुआ है कि ये बाहर से अभी जो लेज़र कटर्स मंगाए गए हैं, इससे अब आप देखिए 2.5 से 3 फीट का जो पाइप है उसमें बंदे जाएंगे, जाके उसको काटेंगे, लेज़र से काट के फिर टुकड़े करेंगे, फिर उसको निकालेंगे। तो आप देख लीजिए कितना टाइम लगेगा। फिर वहाँ ऑक्सीजन है नहीं तो उनको मास्क लगा के जाना पड़ेगा और अंदर जब काटा जाता है लेज़र से तो उसका जो एक विषैली गैसेस वगैरह भी निकलती है, तो आदमी ज़्यादा देर, हीट भी निकलती है, तो कोई भी आदमी वहाँ ज़्यादा देर नहीं रुक सकता। तो 10-10, 15-15 मिनट का कटिंग कर करके वो निकालते रहेंगे बाहर, फिर दूसरी टीम जाएगी, फिर लाएगी और सबके पास BA सेट होंगे और इसके अलावा वो लोग जो है क्रॉलिंग करके जाएंगे और वहाँ जाके मशीनें लेके जाएंगे, कटिंग करेंगे, फिर बाहर निकलेंगे। तो इस सब के अंदर जो है बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है और भगवान से प्रार्थना करते हैं जल्दी ये इसके पार्ट्स निकले ताकि मैनुअल ड्रिलिंग शुरू हो जाए। मैनुअल ड्रिलिंग के अंदर जो आर्मी के और जो एक्सपर्ट आए हुए हैं, जो रैट की जो खुदाई करने के इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके पास, उसकी मदद से, हैंड से उसकी मदद से
वो उसको निकालेंगे, उसका मिट्टी और बोल्डर या और भी कोई चीज़ होगी उनको साफ करेंगे और करके जगह बनाएंगे। तो उसके अंदर जो है टाइम लगने वाला है, इसीलिए आपने जो है वर्टिकल शुरू किया है। अब जैसा आपके संवाददाता कह रहे थे मौसम खराब है और बारिश और ये आंधी ये सब आने के चांसेस है बर्फबारी के, तो उसमें हम जो है सीमेंट के बैग ये जो है, क्योंकि ये अनुभवी टीमें है जो ऊपर से आपका जो कर रहे हैं ड्रिलिंग, ये ओएनजीसी के हैं और इनको ऐसी संभावनाएं आती रहती है, ऐसे चैलेंज आते रहते हैं। तो वहाँ चारों तरफ बिल्कुल, और सबसे ज्यादा परेशानी की बात भी यही है कि चुनौतियां किसी तरह से कम नहीं हो रही हैं। 15 दिन बीत चुके हैं, इंतजार हर पल यही है कि कब 41 जिंदगियां बाहर आए। जेके बंसल जी, जब इस तरह की टनल्स बनती हैं तो किन किन बातों का ख्याल रखा जाता है? और अब चूंकि प्लान बी पर काम हो रहा है, वर्टिकल ड्रिलिंग शुरू होगी, कितनी गारंटी है इस प्लान की? ये जो इस तरह की जो प्रोग्राम्स होते हैं उसमें जो अभी भी एक क्वेश्चन उठाया जा रहा है वो एस्केप रूट का है कि कोई इमरजेंसी होती है तो उसके बारे में जो ये टनलिंग एजेंसी है वो भी ये कह रही है कि इसके बारे में देखा जाएगा। दूसरा जो है, एक वहाँ पे कंक्रीट की जो लेयर लगाते हैं, इसको क्रस्ट कहते हैं, वो लगाई हुई है, उसी की वजह से सरिये नीचे गिरे हैं। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात बताना ये चाहूँगा कि 20 नवंबर को आई थिंक एक बड़ा अच्छा प्लान बनाया था जिसमें उन्होंने 3-4 प्लान बनाए थे। जो ये वर्टिकल ड्रिलिंग की बात उस दिन हुई थी और उसमें ओएनजीसी को और जो सतलज जल निगम विद्युत निगम है उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी। तो मैं ये कुछ चीज़ें जो हैं इसमें ज़रूर थोड़ा कुछ कमियां हैं। कमियां ये हैं कि उस समय जो 6 प्लान या 5 प्लान अल्टरनेटिव बनाए थे, ऊपर से भी करने का था और ये बारकोड दूसरी तरफ से भी जाने का था, 2 पैरेलल भी डालने के थे, तो उन पर काम क्यों नहीं हुआ? अभी क्यों स्टार्ट किया? दूसरा ये है कि ये जो मशीन है, जो ऑगर मशीन, जो अमेरिकन मशीन है, ये चौथी बार फंसी है। अभी 2 बार 3 बार के तजर्बे के बाद में इसको क्यों यूज किया गया? अब अगर उस मशीन को निकालने में टाइम लग रहा है कि उसके लिए जो प्लाज्मा कटर आया है कि उसको निकालेंगे, उसके बाद में मैनुअल ड्रिलिंग की जाएगी जो मद्रास ऐपर के लोग आए हैं। तो अभी जो ये 87 मीटर ऊपर से जाएंगे उसमें भी बहुत समय लग सकता है। और आप ये भी समझ सकते हैं कि जो ऊपर को ले जाने में अगर जो टनल बन भी जाती है वो 87 है, ये 60 मीटर है, तो जो ये हॉरिजॉन्टल था, जो पहले का वाला हिसाब था, इसको ज़्यादा अच्छा या बेहतर माना जाता था, इस पर काम हुआ। लेकिन जैसे ही वो रुकावट 1-2 बार आई तो जो अब हम ये सोच रहे हैं मैनुअल, ये चीज़ थोड़ा सा पहले हो जाती तो हो सकता है जल्दी हो जाता। लेकिन फिर भी अच्छी बात ये है कि जो उनके साथ में जो वहाँ पे वर्कर हैं उनके साथ कम्युनिकेशन है, उनको खाना, टेलीफोन की सुविधाएं, एंटरटेनमेंट की, और जो एक टीम लगी हुई है साइको सोशल सपोर्ट के लिए, वो सब कुछ काम कर रही है। और अभी जो जैसे बताया कि 8 इंच का पाइप और डालने की कोशिश हो रही है, तो जिससे और बड़ी बड़ी चीज़ें उनके पास, जैसे भोजन पहले थोड़ा कम मात्रा में पहुंचाया जाता था, छोटी चीज़ें पहुंचाई जाती थी, अभी अच्छी बड़ी चीज़ें पहुंच जाएंगी। तो इस तरह से जो है ये भगवान ने चाहा तो अभी 3-4 दिन के अंदर में मैनुअल ड्रिलिंग से ये हो जाएगा, और ये हो जाना चाहिए। अभी एक तरफ ये इधर फोकस चल रहा है, दूसरी तरफ ऊपर से आ रहा है। ऊपर से भी ये कहा गया है कि वो वाइब्रेशन देखे गए थे, तो वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, अच्छी बात है। और जब क्रस्ट आ जाएगा 86 मीटर के ऊपर में, तो वहाँ पे मशीन को रोकना पड़ेगा और उसके बाद में उसको भी सावधानी से करके नीचे ड्रिलिंग होएगी। ड्रिलिंग होने के बाद में उसको थोड़ा 120 सेंटीमीटर का किया है, 120 सेंटीमीटर 100 मिलीमीटर का, तो काफ़ी बड़ा होगा। वो बड़ा भी इसलिए बनाया गया है कि जिससे कि जो रेस्क्यू वर्कर हैं हमारे, जो एनडीआरएफ के जवान, वो साथ में जाएंगे और उनको रेस्क्यू करके ऊपर ले जाएंगे। तो दोनों तरफ से काम चल रहा है। लेकिन उसमें जो अगर जो है इस चीज़ को बड़े जोरों शोरों से हो रहा है, तो देखिए उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही उनको रेस्क्यू का काम पूरा हो जाएगा। बिल्कुल। डॉक्टर सत्येंद्र मित्तल चूंकि जियो टेक्निकल एक्सपर्ट हैं, सर जब हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो ये हम जानते हैं कि काफी सेंसिटिव वहां के पहाड़ है। जब ऐसी टनल्स बनाई जाती हैं वहां अगर सेफ्टी के मापदंडों की बात की जाए तो वो मापदंड क्या होते हैं? और ये कोई पहला मामला नहीं है जब टनल धंस जाती है, तो किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और इस बार हमसे चूक कहां पर हुई है? अधिकतर जो टनल्स बनाई जाती हैं उसमें एडिट्स का प्रोविजन किया जाता है, और ज्यादातर जो बड़े व्यास की जो टनल्स बनाई जाती हैं उसके साथ एक छोटी व्यास की टनल भी बनती है। और
ये टनल और एडिट्स इसीलिए दिए जाते हैं कि यदि कोई इस प्रकार की इमरजेंसी या कोई चुनौती आ जाए तो वहां से वर्कर्स भाग सकें। मैंने कुछ दिन पहले जयपुर मेट्रो की भी टनल देखी थी, मैं उसके इंस्पेक्शन पे गया था, तो उसमें मैंने देखा काफी उन्होंने एडिट्स दिए थे और उसमें यही इसका उद्देश्य होता है कि वर्कर्स को ऐसी स्थिति में कोई फायर हो जाए, कुछ हो जाए, कुछ और विपदा आ जाए तो उनको वहां से भागने में सुविधा रहे। और छोटी टनल और जो बड़ी टनल है उनको आपस में बीच बीच में कुछ कुछ दूरी पे आपस में जोड़ा जाता है ताकि वो आसानी से वर्कर्स पलायन कर सकें। तो वो मैंने अभी तक इस टनल के बारे में ऐसी कोई प्रावधान नहीं किया गया है, क्योंकि मैंने कहीं भी ऐसी कोई जानकारी या कोई ड्राइंग में ऐसा कुछ सुना भी नहीं, देखा भी नहीं है कि इस वाली उत्तरकाशी की टनल में ऐसे प्रावधान किए गए हों। तो ये एक छोटी सी कमी मुझे लगती है कि इस टनल पे ये हुई है। उसके कारण हो सकता है बहुत सारे अन्य कारण हो जिसपे अभी समीक्षा करना या टिप्पणी करना शायद उचित नहीं होगा। परंतु जो अभी वर्तमान हालात हैं उसमें 3 फ्रंट्स पे काम चल रहा है। वर्टिकल ड्रिलिंग, हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग जो हमारी शेष बची है करीब 10 मीटर की लंबाई की, और तीसरा बड़कोट के छोर से भी एक टनल बनाने की योजना बन रही है। मैं एक छोटी सी बात यहाँ कहना चाहूंगा कि करीब 10 मीटर की लंबाई की टनल, अगर हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग की हम बात करें तो 10 मीटर की लंबाई और 3 फीट के व्यास की जो टनल है, इसको यदि मैं π/4 d² से इसका आयतन निकालूं और 2.4 की डेंसिटी लूं तो करीब 2.4 टन मलबा अभी हमें बाहर निकालना है। तो अब मैं एक बहुत छोटा सा सिंपल सा सॉल्यूशन सोच रहा था कि अगर हम कुछ व्यक्तियों को, कुछ लेबर जो जिनकी ऊंचाई कम हो, नेपाली लेबर जैसे होती हैं, उनको हम 3 फुट के पाइप में इजीली बिठा सकते हैं सीरीज में, और वो एक छोटी सी बास्केट या बकेट लेके जिसकी कैपेसिटी 4 किलो हो, तो वो सीरीज में वो बैठ जाए लेबर, और वो अंदर से हाइड्रोलिक कंप्रेसर से जो सीमेंट को इजीली काट देती है, अगर सीमेंट का मलबा भी मान लिया जाए तो वो मलबा निकलता रहे, कटता रहे, बकेट से वापस एक दूसरे को पकड़ाते हुए वो बकेट से वो मलबा बाहर निकलता रहे। तो अगर एक बकेट में 4 किलो भी निकाला तो 2400 केजी निकालने में केवल 600 बकेट का हमें काम पड़ेगा, जो कि कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। तो इस तरह से हम सीरीज में लेबर को अंदर पाइप के अंदर बिठा दें और उनके हाथ में एक बकेट हो जिसकी कैपेसिटी 4 किलो भी हो, तो इसको आसानी से इस कार्य को किया जा सकता है। नवीन भटनागर जी, अगर मैं इस रेस्क्यू ऑपरेशन की बात करूं तो हिंदुस्तान का ये अब तक का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन माना जा रहा है, अनोखा रेस्क्यू ऑपरेशन माना जा रहा है। आप लोगों ने कई इस तरह के रेस्क्यू ऑपरेशंस को अंजाम दिया होगा, लेकिन शायद इतना लंबा वक्त किसी भी रेस्क्यू ऑपरेशन में नहीं लगा जहां इतने सारे लोग फंसे। और हालांकि राहत की बात यह कि सभी सुरक्षित हैं। ऐसे में जब हम बात करें 41 लोग अगर किसी एक जगह में पिछले इतने दिनों से फंसे हैं, उनका जो मैं मेंटल स्टेटस की बात करूं उसे मजबूत रखना कितना जरूरी है, उन्हें किस तरह से स्वस्थ रखना जरूरी है? बहुत ज़रूरी है। इसीलिए ये ऑक्सीजन, खाना, पानी और ये टेलीफोन लाइन बिछा दी गई है ताकि बाहर से डॉक्टर्स बराबर उनके ऊपर निगाह रखें, और कैमरा भी है अंदर, उनका सेहत का भी परीक्षण चल रहा है, दवाएं भी दी जा रही हैं, उनके घर वालों से भी बात कराई जा रही है। क्योंकि देखिए, अगर वो अंदर से मजबूत नहीं होंगे या उनको हिम्मत नहीं दी जाएगी या उनकी हिम्मत टूट गई तो मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि कोई बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। लेकिन ये अच्छी बात है कि उनके घर वाले भी हिम्मत रखे हुए हैं, उनको भी हिम्मत बंधा रखी है, और अंदर वहाँ 2-3 लोग ऐसे हैं जो पहले इस टाइप के रेस्क्यू में फंसे हैं, तो उन पर एक्सपीरियंस है। वो योगा भी करा रहे हैं उनको, और गेम भी खिलवा रहे हैं, और उनका ध्यान भी रख रहे हैं। ये एक हिम्मत बढ़ाने वाली बात है। दूसरा, उनको बराबर सांत्वना दी जा रही है कि हम आपके पास पहुंच रहे हैं, हमने तैयारी कर ली है और आपको बचाने की सारी तैयारी चल रही है। तो ये सारी चीज़ें मिला के उनकी हिम्मत बंधी हुई है। और अभी जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे, सत्येंद्र साहब, कि ये पाइप के अंदर छोटे नेपालियों को भेज दिया जाए। मैं आपको बताऊं, वहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा नहीं है पाइप के अंदर। वो जो है 2.5 से 3 फीट का डाया है, उसमें आप 40 ये और बिठा दोगे नेपाली, तो उसमें सांस कहाँ से लेंगे? क्या सबको BA सेट पहनाए जाएंगे क्या? उसमें आप कितनी भी हवा इंसर्ट करेंगे, कितने भी ऑक्सीजन डालेंगे, वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, ये एक अच्छा सजेशन है कि उसमें इतने ना करके थोड़ा थोड़ा, जैसा अभी कर रहे हैं, एट प्रेजेंट कर रहे हैं, जो आर्मी वाले और सब लोग कर रहे हैं, वो बराबर निकालते जा रहे हैं। उसमें थोड़े थोड़े लोग अंदर जा रहे हैं
और थोड़ा थोड़ा करके वो मैनुअली जो कटिंग करके और उसके पीसेस निकाल रहे हैं आगे से, और इसके अलावा बाद में फिर ये अंदर से ये भी निकालेंगे। तो वो सब BA-सेट लगाए हुए हैं, बगैर उसके नहीं जा रहे हैं वो लोग। ऑक्सीजन की इनटेक मात्रा पाइप से वो पंखे के द्वारा डाली जा रही है, उसमें हवा के क्वांटिटी बढ़ाई जा रही है। तो ये चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी है। अभी एक ही हमारे पास जो मेरा एक्सपीरियंस बोलता है कि जैसा तक अभी तक चल रहा है, यानी कि जो वर्टिकल हमारे जो खुदाई चल रही है, ONGC वाले बहुत एक्सपर्ट हैं इसके अंदर, और आर्मी वाले भी एक्सपर्ट हैं, वो भी लगे हुए हैं, BRO भी हेल्प कर रही है, और इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है किसी को भी। आपको मैं एश्योर करता हूँ नेशनल चैनल पे कि आराम से ये काम हो जाएगा। बेशक 3 दिन लग सकते हैं, और जहाँ हमारा पाइप वहाँ पहुँचा अंदर नीचे, और काफ़ी सेफ प्लेस पे हैं 41 वर्कर, काफ़ी बड़ा स्पेस है उनके पास। अगर मान लीजिए डेब्रीज गिरेंगे भी, या गिरेंगे वो तो बात पक्की है, और थोड़ा बहुत नुकसान आएगा, लेकिन वो उनके पास इतना स्पेस है कि बच सकते हैं। और उसके बाद कैप्सूल डाल के, सेफ्टी कैप्सूल पाइप से जाएगा, उसमें एक एक आदमी जाएगा, NDRF के जाएंगे, और वहाँ से एक एक आदमी जो है सेफली और निकाल लिया जाएगा। उसकी पूरी तैयारी है, और इसलिए कोई डरने की बात नहीं है। हिम्मत सब रखें, और मैं भगवान से दुआ करता हूँ जल्दी सब लोग सुरक्षित बाहर आएंगे। बिल्कुल। ये और मेरा वायदा है, अब प्रार्थना भी इसी एक्सपीरियंस है। बात की जा रही है। देश भर से प्रार्थनाओं के हाथ उठ रहे हैं कि जल्द से जल्द सभी लोग बाहर निकले, अपने परिवारों से मिले। लगातार प्रधानमंत्री भी इस पर नजर बनाए हुए हैं, लेकिन हमें यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। एक्सपर्ट हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे कि आगे चुनौतियां क्या क्या आने वाली है, मौसम कितनी बड़ी चुनौती है। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आज कुरुक्षेत्र में चर्चा पॉलिटिकल नहीं हो रही है, आज चर्चा जिंदगियों को बचाने पर हो रही है। उत्तरकाशी के सिलक्यारट टनल में 41 जिंदगियां फंसी हुई हैं। आज 15वां दिन है इस रेस्क्यू ऑपरेशन का, और उम्मीद यही कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हमें कोई गुड न्यूज प्राप्त हो। मेरे साथ तमाम एक्सपर्ट यहाँ पर जुड़े हुए हैं। जेके बंसल जी, अब चुनौतियां क्या क्या हैं, क्योंकि ऑगर मशीन भी फंस गई है, पहले उसे काटना है और फिर मैनुअल ड्रिलिंग पे काम होगा। तो चुनौतियां अभी कितनी हैं, कितना समय और लगेगा? चुनौती जो पहली आई थी जब ऑगर मशीन थी, तो उसके सामने बहुत बड़ा बोल्डर आ गया। दोबारा जो चुनौती आई, सरिये आगे जो ऊपर से क्रस्ट है वो गिरा, तो उस सरियों को काटने के लिए ही जो है ये लेजर कटर की ज़रूरत पड़ी। अब मशीन फंस गई है, तो अब वो चुनौती, सबसे बड़ी चुनौती तो ये है कि वो जो मशीन है, ऑगर मशीन, वो फंसी हुई है, उसको निकालना बड़ा आवश्यक है। जब वो मशीन बाहर आ जाएगी तो उसके बाद में जो हमारे सैपर, मद्रास सैपर्स के जो इंजीनियर्स के आर्मी के जवान हैं, वो जाएंगे, मैनुअल ड्रिलिंग करेंगे। तो ड्रिलिंग करने के बाद में उनके सामने भी जो चुनौती आएगी वो आएगी सरिये, जिनको काटने के लिए जो प्लाज्मा है, कटर है, लेजर मशीन्स हैं या वेल्डिंग, उनसे काट के लाया जाएगा। जहाँ तक उसको मलबे को निकालने का सवाल है, मैनुअल की बजाय सारी चीज़ें ये पहले से होती हैं और एक पाइप के थ्रू सक कर लिया जाएगा छोटे छोटे पीसेज में। वो मैनुअल निकालना तो उसको मुश्किल है, लेकिन जो ये टीम है या जो एक्सपर्ट हैं वो पूरे से सब चीज़ों की प्लानिंग करके चलते हैं। और आज के ज़माने में टेक्निकल जो टेक्निक्स हैं वो सब ऑटोमेटिक हैं, तो वो ये हो जाएगा। तो इस तरफ तो ये चुनौती है। दूसरी तरफ जो चुनौती है वो वर्टिकल का है। तो वर्टिकल का अगर ठीक ठाक चलता है, जो अभी तक 15 मीटर हो चुका है और वो अभी 88 मीटर्स है टोटल जो बताया जाता है, तो उधर से भी जाता है, तो दोनों तरफ से ये कितना होता है इसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन चुनौती मैनुअल ड्रिलिंग की भी काफ़ी आएंगी, जो कि हमारे जो सैपर्स हैं वो इसमें एक्सपर्ट होते हैं, और उस चुनौतियों को देखते हुए निकाल करके, जो उनको काफ़ी ट्रेनिंग होती है, काफ़ी तजर्बा होता है। सैपर्स जो हैं वो माइंस निकालते हैं फील्ड से, वो ब्रिज बनाते हैं, ब्रिज तोड़ते हैं। जो लड़ाई के मैदान में काफ़ी माइन बिछाना, माइन निकालना, तो उनका जो एक्सपीरियंस है और जो एक्सपर्टीज़ है उसको देखते हुए ये काम हो जाएगा, जल्दी ही हो जाएगा। जो अभी 10 मीटर के करीब जो जगह बची है उसको कर लिया जाएगा, और पहले से जो एक व्हील्ड स्ट्रेचर तैयार है उसके ऊपर लिटा करके जो सारे मजदूर हैं, जो लेबर है, उनको बाहर निकाल लिया जाएगा। डॉक्टर सत्येंद्र, ये जो वर्टिकल ड्रिलिंग अब शुरू हो चुकी है, ये कितनी सेफ है इस तरह के टनल्स में करना, और अगर ये प्लान भी फेल हो जाता है तो इसके बाद और क्या रेस्क्यू के ऑप्शंस बचेंगे?
वर्टिकल ड्रिलिंग में चुनौतियां तो हैं। चुनौतियां इस प्रकार की हैं कि जब हम वर्टिकल ड्रिलिंग करते हैं तो इस ड्रिलिंग की यात्रा में जो बिट है हमारा वो विभिन्न तरीके की सॉइल और रॉक से गुजरता है। और जो बिट्स हैं वो उसके लिए सक्षम है कि नहीं कि बोल्डर्स आ गए या रॉक्स आ गई या सॉफ्ट सॉइल आ गई, उसको काटने में हमारे बिट्स सक्षम है कि नहीं, ये एक अपने में चुनौती होती है। दूसरा होता है कि प्रोग्रेस क्या आए वो, और जो हमारी टीम होती है, जो टीम को भी ब्रेक चाहिए होता है कि दूसरी टीम फिर एकदम तैयार रहे जो उसको टेक ओवर कर सके। और इसी प्रकरण में हमारी बिट गर्म भी हो जाती है और उसको बिट को बदलना पड़ जाता है कई बार। तो ये चुनौतियां तो रहती हैं। तो इसमें समय लगेगा, चूंकि करीब 86 मीटर के करीब हमें जाना है, जो बात मैं टीवी पे देख रहा था, और करीब 16 मीटर के करीब हुआ है, तो 70 मीटर अभी हमें और जाना है। और जैसे मैंने बताया इस यात्रा में बहुत सी चुनौतियां हैं, क्योंकि हिमालयन जो हमारी माउंटेन रेंज है उसमें बहुत वैरायटी है सॉइल में और रॉक में और बोल्डर्स में। तो ये एक चुनौतियां जरूर हैं और इसको देखा जाएगा। और देख ही लिया होगा, जो टीम है जो एक काम कर रही है उन्होंने इन सब बातों पे अवश्य विचार कर लिया होगा और उन्होंने इसके लिए जो भी फोर्स मेज्योर हैं वो सब उन्होंने तैयार कर लिए होंगे। उसी हिसाब से बिट्स की व्यवस्था की होगी और जो टीम है, जो फील्ड पार्टी है, उसका एक वैकल्पिक व्यवस्था भी उन्होंने की होगी। तो लेकिन इसमें समय लगेगा, इसमें समय लग सकता है, क्योंकि 70 मीटर नीचे जाना है, वर्टिकली जाना है, और उसके बाद फिर वो केज भी तैयार रहेगा, जिसमें अभी एनडीएमए के मेंबर साहब जेके बंसल साहब बता रहे थे कि वो केज जाएगा, केज में से फिर एक एक व्यक्ति बाहर आएगा। तो चुनौतियां भी भरपूर हैं, लेकिन हमारी जो टीम वहां पे काम कर रही है सब बहुत आत्मविश्वास से भरपूर हैं। और जब भारतीय सेना आ जाती है तो फिर तो कोई भी चुनौती कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं होती। भारतीय सेना सब सक्षम है इस सब चुनौतियों का सामना करने के लिए। परंतु हाँ, जो टेक्निकल बातें हैं वो मैंने बताया, टेक्निकल चुनौतियां निश्चित रूप बहुत से सही हैं। है, बिल्कुल। नवीन भटनागर जी, अब मौसम भी एक बहुत बड़ी रुकावट या व्यवधान पैदा कर सकता है, क्योंकि मौसम विभाग ने कहा है कि 48 घंटे बारिश हो सकती है। सिलक्यारा टनल के बाहर पानी का रिसाव भी शुरू हो रहा है, और अगर बारिश हो जाती है, बारिश ज्यादा हो जाती है, तो फिर किस विकल्प पर काम होगा? क्योंकि अगर मिट्टी गीली होगी तो क्या ये तब भी संभव है कि मैनुअल ड्रिलिंग हो जाए? मैं आपको बताऊं, ये ओएनजीसी वाले बहुत एक्सपर्ट हैं और ऐसी सिचुएशन में काम करते रहते हैं। इनको पता है अगर ऐसी सिचुएशन आ गई तो वो क्या करना है। इसके लिए स्पेशल सीमेंट के बैग्स होते हैं, उनसे चारों तरफ से जो है सेफ्टी वॉल्स बनाई जाती है, ताकि बाहर का पानी वेल जो खुदाई हो रही है उसके अंदर ना जा पाए, उसको रोका जाता है। आजकल ऐसे कुछ केमिकल्स भी आ गए हैं जिनको लगा दिया जाए तो पानी किसी भी हालत में सीलिंग हो जाती है, पानी कैसे भी अंदर पाइप के अंदर नहीं जाएगा। तो इसलिए कोई डरने की बात नहीं है। बाकी भगवान पे तो विश्वास एक बहुत बड़ी चीज़ है, और उस पर विश्वास रखिए और ओएनजीसी के ऊपर विश्वास रखिए। बहुत एक्सपर्ट लोग हैं वो, और इस टाइम जो टीमें काम कर रही हैं हिंदुस्तान की बेस्ट टीमें हैं और एक्सपर्ट्स लगे हुए हैं। तो घबराइए मत, कोई बात नहीं, आने दीजिए, उसका मुकाबला किया जाएगा। लेकिन ये ज़रूर है कि अभी एक हमारे पास ऐसा एक्सपीरियंस आया है, बैड एक्सपीरियंस, कि अब हमें आगे के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अभी बहुत से रोबोट तैयार हो गए हैं, बहुत से रोबोट हैं जिनको पाइप में डाल के, और ये जो काम हम मैनुअली कर रहे हैं या जो हम उसको मिट्टी निकालने में दिक्कत आ रही है, ये सब आराम से हो जाएगा। वो रोबो अवेलेबल है, रोबोट्स। तो ये सारी चीज़ों की टेक्निक अब भविष्य में हमें करनी ही पड़ेगी। अगर कर सकते हैं व्यवस्था, कोई इस माध्यम को कोई अगर अथॉरिटी के लोग सुन रहे हैं तो वो ये कर सकते हैं। पूना में अवेलेबल हैं, और भी जगह अवेलेबल हैं, और आईआईटीज में भी रोबोट्स अवेलेबल हैं। उनकी मदद लेके आप रोबोट मंगा के देखिए, पाइप में जाके वो सब काम करेंगे। जो मैनुअली हम लोग करेंगे वो काम रोबोट करके आ सकते हैं। तो आप देखिए बात करके अगर मिल जाए। लेकिन ये भविष्य के लिए तो 100% जब प्लानिंग की जाएगी तो इन चीज़ों को प्रिक्योर किया जाएगा, क्योंकि ये बैड एक्सपीरियंस मिला है, हमें बहुत बुरा एक्सपीरियंस मिला है, जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं करी थी। इसी को जो है कहते हैं क्राइसिस, सडन क्राइसिस जो होती है, डेथ क्राइसिस कहलाती है, वो ये हुई है अभी। तो एनी हाउ एक नया एक्सपीरियंस मिला है और नई ताकत के साथ हम लोग अभी आगे बढ़ेंगे। जी
जेके बंसल जी, जब इस तरह के प्रोजेक्ट्स पर काम होता है, जब पहाड़ों में खास तौर पर टनल्स बनाई जाती हैं, तो इस तरह की सिचुएशन से निपटने की क्या क्या तैयारियां हम पहले से करके रखते हैं कि अगर इस तरह कोई भी घटना होती है तो उससे आसानी से निपटा जा सके? सबसे पहला जो पहले भी कह चुके हैं और जिसके ऊपर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि जो एस्केप पैसेज है, एक छोटी सी पैरेलल टनल, उसका होना बहुत आवश्यक है। देखिए, आप कोई बिल्डिंग होती है बड़ी, उसके अंदर में फायर एस्केप का रूट होता है, उसी प्रकार का वहाँ होना बहुत ज़रूरी है। ये स्थिति होती तो वो उसमें निकल कर के आ सकते थे। अब जहाँ तक कोलैप्स हुआ है वो भी एक बड़ी अजीब सी बात है। हालांकि पता है कि ये जो पहाड़ हैं बड़े नए पहाड़ हैं, बड़े भुरभुरे पहाड़ हैं, तो इन सब चीज़ों को तो पहले ही ध्यान में रखा गया होगा। जो अटल टनल है उसकी लंबाई इससे डबल थी, 9 किलोमीटर, और वो अटल टनल सेफली 10,000 फीट की हाइट पे, जो कि वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट टनल है, उसको किया गया। तो इस प्रकार से जो ये कंपनी है, या तो ये नई कंपनी है, इसको इतना एक्सपीरियंस नहीं है, ऐसी चीज़ होनी ही नहीं चाहिए थी। सारे सेफ्टी और उसके साथ में एस्केप रूट का होना बहुत ज़रूरी है। अभी जो बात कही है, लेकिन मैं ये यहाँ पे एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि मौसम का थोड़ा इफ़ेक्ट तो पड़ता है, लेकिन ख़ास ज़्यादा इफ़ेक्ट इसका मौसम का, बारिश का इसलिए नहीं पड़ेगा कि जो वो काम चल रहा है वो अंदर है। अंदर का मतलब जो इधर से जो सिलक्यारा की तरफ से काफ़ी गहराई में जाके ये है, तो वहाँ तो बारिश जाएगी नहीं, और जहाँ सिलक्यारा पे है वहाँ पे पानी ना जाए इसका बंदोबस्त करना पड़ेगा, शेड बनाने पड़ेंगे जिससे पानी का ढलाव हो जाए। और वर्टिकल में भी इसका खास फ़र्क पड़ेगा नहीं, थोड़ा बहुत तो पड़ता है, लेकिन मेजर कोई इफेक्ट इसके ऊपर नहीं पड़ेगा। जो हमारे लोग हैं वो पाइप के अंदर में काम कर रहे हैं, वहाँ पे बारिश जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता, पानी इधर से नहीं जा सकता, ऊपर से नहीं आ सकता। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा, और इसमें जो है अभी एक सही डायरेक्शन की तरफ चला है। मैनुअल जो काम है उसको देखने में कम से कम कोई औजार तो नहीं फंसेगा। जो इंसान है वो देख रहा है, हमारे सैपर देखेंगे क्या करना है, वहाँ ब्लेड फंस गया, उस तरह की दिक्कत नहीं आएगी। ऊपर से जो वो चल रहा है अभी जो ड्रिलिंग, वो भी कामयाब हो जाएगा। तो जल्दी संभावना है कि पूरी जल्दी 2-3 दिन के अंदर में ही हो जाना चाहिए। डॉक्टर सत्येंद्र, जब इस तरह के टनल्स में जो मजदूर काम करते हैं, क्या उन्हें ऐसा कोई नियम है? मैं आपसे समझना चाहती हूँ, हमारे दर्शक भी समझना चाहते हैं कि उन्हें ट्रेन किया जाता हो, उन्हें अवेयर किया जाता हो कि ऐसी सिचुएशन अगर आ जाए तो कैसे निपटे? उनको पहले एक ब्रीफिंग तो दी जाती है कि यहाँ पे ये चुनौतियां हैं, और इसलिए उनको सेफ्टी हेलमेट्स और गम बूट्स और वो सब उनके साथ भेजा जाता है। और ऑक्सीजन की व्यवस्था हमेशा रखी जाती है तैयार। तो मैंने और भी टनल्स पे देखा है, कई टनल्स को मैंने विजिट किया, बनते वक्त भी देखा। वहाँ तक छोड़ दो तो, यार। तो यहाँ पे भी ये सब उनको बताया जाता है। और मैंने माइनिंग के प्रोजेक्ट भी देखे, उसमें उनके पास कैप में एक लाइट भी होती है, और वो सब लेके वो जाते हैं। और यहाँ पे भी ऐसे कार्यों में हमेशा वर्कर्स ब्रीफिंग और ट्रेनिंग दी जाती है। तो इसमें भी मेरा ऐसा मानना है कि उनको ऐसी ब्रीफिंग दी गई होगी कि वो अपनी इन चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार रहें। ये भी एक कारण हो सकता है, जो अंदर हमारे श्रमवीर फंसे हुए हैं वो खुश हैं, जैसे भी हैं अपने को खुश रख रहे हैं, क्योंकि उनको शायद पहले बता दिया गया होगा कि कुछ भी परिस्थितियां ऐसी हो सकती हैं, तो वो शायद मानसिक रूप से इसके लिए तैयार थे। तो ये एक बहुत एक सुखद समाचार आपके चैनल से मिल रहा है कि वो सब अंदर जो श्रमवीर हमारे फंसे हुए हैं, उनका या सुरक्षित है, और उनके मनोबल में कहीं कोई कमी नहीं आई है। वो अपने परिवार से भी संपर्क में, किसी भी तरह से उनसे उनका संवाद और वार्तालाप हो रहा है। तो ये जरूर उनको एक ब्रीफिंग शुरू में दी गई होगी कि ये चुनौतियां होती है, और नहीं दी गई तो ये एक आगे के लिए लेसन जरूर है। जैसे भी जनरल बंसल साहब भी कह रहे थे और भटनागर साहब भी कह रहे थे कि ये एक जो हादसा हुआ है, ये हम लोग के लिए आगे के लिए सबक है। अभी पिछले इतवार को इंडियन एक्सप्रेस में मेरा एक इंटरव्यू छपा है, उसमें भी मैंने कहा कि जैसे मैं माइनिंग के काफी प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, कि एक डायरेक्टर जनरल ऑफ माइनिंग सेफ्टी होता है, भटनागर साहब को पता होगा। इसी प्रकार से अब समय आ गया है कि एक डायरेक्टर जनरल ऑफ टनल सेफ्टी मालूम है, एक ये डायरेक्टरेट की स्थापना होनी बहुत जरूरी है, ताकि वो डायरेक्टरेट का काम यही हो कि बार बार ऐसे वर्कशॉप्स हों, सेमिनार्स हों, कॉन्फ्रेंसेस हों, और ट्रेनिंग हो, लोगों की ट्रेनिंग भी हो। जैसे भूकंप जब आता है तो उसके लिए काफी स्कूलों में ट्रेनिंग होती है, कि बच्चों को बताया जाता है कि जब भूकंप आता है तो बच्चों को बता दिया जाता है कि यस। तो इसी प्रकार की ये वाली ट्रेनिंग भी बहुत जरूरी है, खासतौर से वर्कर्स को, कि जो टनल में काम करने जा रहे हैं,
तो वो एक बहुत अच्छा एक अवसर आया है Exactly. कि हम इस तरह की एक डायरेक्टरेट की स्थापना करें देश में, और ताकि बिल्कुल अवेयरनेस पूरी की जा सके। मैंने जापान में देखा है, मैं जापान गया था तो मैंने देखा वहां बच्चों को पूरा सिखा दिया जाता है कि भूकंप के दौरान क्या करें, भूकंप के बाद क्या करें, और बिल्कुल। भूकंप से पहले जब जरा से बिल्कुल। ट्रेमर्स आने शुरू तो तब क्या करें। बिल्कुल, और जरूरी है कि हमें इस हादसे के बाद सबक जरूर लेना चाहिए। नवीन भटनागर जी कुछ कहना चाह रहे हैं। सर, साथ ही मुझे ये भी बताइएगा कि इसमें कितना वक्त और लगेगा, जी, ऐसा है। क्योंकि वक्त बहुत जरूरी है। अंदर तो हम समझ ही सकते हैं जो 41 जिंदगियां हैं उनके भीतर क्या बीत रही है, लेकिन बाहर एक एक घंटे भी बिताने उन परिवारों के लिए बहुत मुश्किल है। जी, पहले मैं डॉक्टर सत्येंद्र साहब का शुक्रिया अदा करूंगा जो उन्होंने इतनी बड़ी बात बता दिया है। ये डिज़ास्टर पॉलिसी, जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट पॉलिसी 2009 सेक्शन 10 और 11, उसमें क्लियर दिया हुआ है कि कोई भी वर्कर, कोई भी लेबर, कोई भी डिपार्टमेंट, हर एक को ये ट्रेनिंग देनी ज़रूरी है। मुझे समझ में नहीं आता ये किस लेवल पे ये नहीं दी गई, क्यों इनको काम पे लगाया गया बगैर ट्रेनिंग किए हुए। आपने मैनुअल को और जो एनडीए में एक्ट है उसको इन लोगों ने इतनी हिमाकत कर दी, उसके ऊपर भी ध्यान नहीं दिया। ये तो कॉन्स्टिट्यूशन से पास है, इसके ऊपर तो काम करना ही चाहिए था, क्यों नहीं किया इन लोगों ने। एनीहाउ, आपका दूसरा सवाल है कि ये जो है इनको कितना टाइम लगेगा। देखिए, टाइम को कोई भी, हम लोग बड़ी गलती कर गए पहले टाइम दे दे के, अभी हम टाइम नहीं दे पाएंगे जब तक कि ये हमारा सक्सेस ना हो जाए। ये हमारा पाइप जो ड्रिलिंग कर रहे हैं हम, जो मैनुअली जो कर रहे हैं, और इसके अलावा जो हर टाइप के जो ड्रिलिंग कर रहे हैं हम, चाहे वो आपका हॉरिजेंटल हो चाहे वो वर्टिकल हो, जब तक हम बिल्कुल ही उसके पास नहीं पहुंचेंगे, जब तक हम नहीं कह सकते कितना टाइम लगेगा। केवल दुआएं कर सकते हैं, अपनी मेहनत कर सकते हैं, जो हमारी कैपेबिलिटी है, हमारे बंदों की कैपेबिलिटी है, आर्मी की कैपेबिलिटी है, एनडीआरएफ की कैपेबिलिटी है, जब तक हम ये नहीं कर लेंगे, जब तक हम टाइम लाइन नहीं दे सकते। बिल्कुल, और दूसरे हमें केजर तैयार रखने पड़ेंगे। और जिस तरह से अब सेना को भी इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल किया गया, एक्सपर्ट की कई और टीमें बुला ली गई हैं। उम्मीद यही की जा रही है कि जल्द से जल्द हमें गुड न्यूज मिलेगी। जो 41 जिंदगियां उस टनल के भीतर फंसी हुई हैं जल्द बाहर निकलेंगे, अपने परिवारजनों से मिलेंगे, और देश भर में उनके लिए प्रार्थनाएं भी हो रही हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए।